हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ टू कर्व्स, मतलब दो कर्व की इक्वेशन आपको दी गई है, राइट। अब दोनों कर्व को अगर मैं सॉल्व करूं, ठीक है, दोनों कर्व को की इक्वेशंस को मतलब अगर मैं सॉल्व करूं तो किस टाइप के रूट्स मिलते हैं उस इक्वेशन के, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आज कमेंट करने जा रहा हूं। क्लियर? देखिए केस बनाते हैं। जैसे केस 1 मैं बात करूं कि एक कर्व ऐसा है, लेट्स से, राइट, एंड द सेकेंड वन इज लाइक दिस, ऐसे जा रहा है। तो इस पॉइंट पे कितने रूट मिलेंगे? ओनली वन रूट। अब हो सकता है चलो यहां पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ओवरऑल टू रूट्स या टू डिस्टिंक्ट रूट्स। ऑलराइट, टू डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, एक ये और एक ये वाला, और इस पॉइंट पे वन रूट ये है, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है कि जब ये वाला आंसर आएगा तो ये कोई रिपीटेड रूट नहीं होगा, ये सिंगल रूट होगा, रिपीटेड रूट नहीं होगा, ये वाला सिंगल रूट होगा। और ओवरऑल बात करूं तो सिर्फ उस इक्वेशन के दो ही रियल रूट आएंगे और दोनों ही डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, तो इस कर्व को और इस कर्व को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आई डोंट नो कि जो पॉलिनोमियल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ उसके दो ही रियल रूट होंगे और दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। अदरवाइज जो बाकी रूट होंगे वो सभी कैसे होंगे? इमेजिनरी। क्लियर? ऑलराइट, चलिए अब देख लेते हैं केस 2 पे अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे देखो कि एक कर्व तो ऐसे है, ये कर्व 1 है और ये है कर्व 2, इसका नाम मैंने दे दिया 2, ठीक है। मतलब ये कर्व और ये कर्व इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट है टच हो रहे हैं और कहीं पे इंटरसेक्शन नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा? मतलब इस पॉइंट पे रिपीटेड रूट मिलेंगे, तो ये है रिपीटेड रूट्स वाला केस। इस पॉइंट पे कैसे मिलेंगे? रिपीटेड रूट। और कैसे? इवन नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स, इवन नंबर ऑफ रिपीटेड रूट मिलेंगे। 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा। ऑलराइट, लेकिन हाँ ये पक्का है कि इवन नंबर ऑफ रिपीटेड रूट आएंगे जब एक कर्व दूसरे कर्व को इस टाइप से टच करता है। अच्छा, टच करने का एक और तरीका होता है, जैसे टेंजेंट में 2 तरीके थे, सिमिलरली यहां पे भी 2 तरीके हैं। एक कर्व है बच्चों ऐसे और एक कर्व है ऐसे। ऑलराइट, एक कर्व तो ये है और एक कर्व ये है, ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो ये टच कर रहा है, ऐसे भी टच होता है। क्लियर है मेरी बात? और ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे बताया है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे भी टेंजेंट आती है, वो टेंजेंट कुछ अलग होती है, उसमें एक साइड में कर्व ऊपर होता है, एक साइड में कर्व नीचे होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये आपस में टच कर रहे हैं, मैं ये बोलूंगा। क्लियर? और ये केस है रिपीटेड रूट वाला, ठीक है। कौन सा केस है? रिपीटेड रूट्स। तो इस पॉइंट पे क्या मिलेंगे हमें? रिपीटेड रूट, लेकिन कैसे? ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स। तो ध्यान से समझे कि जब कर्व एक ही साइड में होता है और दूसरा कर्व दूसरी साइड में होता है तो इवन नंबर ऑफ रिपीटेड रूट होते हैं, लेकिन अगर इस टाइप से हो रहा है कि जहां पे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है जो आप प्राप्त कर रहे हो, ठीक है, उसके एक तरफ एक कर्व ऊपर होता है, दूसरी तरफ नीचे होता है, मतलब दूसरा कर्व नीचे होता है, और दूसरी तरफ वाइस वर्सा उल्टा होता है। जो कर्व पहले ऊपर था अब वो नीचे है, जो कर्व पहले नीचे था अब वो ऊपर है।
तो ऐसे केस में, ठीक है, ऐसे केस में ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स मिलते हैं। अब एक बात और देखो, ये केस था थर्ड। अब इस चीज को आप ऐसे मत ले लेना, ऐसे। अब ये जो पॉइंट है यहां पे सिंगल पॉइंट है, सिंगल रूट। अब इसको मत इन दोनों को सिमिलर मत समझ लेना कि अच्छा इंटरसेक्शन पॉइंट से एक तरफ ऊपर है तो इधर नीचे है, और ये नीचे है तो इधर ऊपर है। नहीं, ये टच कर रहा है लेकिन ये कट करके जा रहा है, ये टच नहीं कर रहा है। ऑल राइट, बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा ऐसे समझ लो, अगर इस कर्व के इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट खींचूं एंड इस कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचूं तो दोनों का स्लोप सेम आएगा। समझ आ रही है बात? टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट एंड टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट विल बी सेम। ठीक है, टेंजेंट कैसी होंगी? सेम होंगी। इस केस में टेंजेंट सेम नहीं होंगी। इस केस में तो एक टेंजेंट ऐसे आएगी इस कर्व पे और इस वाले कर्व पे ऐसे आएगी, तो डिफरेंट टेंजेंट मिलेंगी। ऑल राइट, तो ये तो सिंगल रूट वाला है केस सिर्फ। ठीक है, ओनली सिंगल रूट मिलेगा यहाँ पे मिलेंगे ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट और यहाँ पे मिलेंगे इवन नंबर ऑफ रिपीटेड रूट, और ये भी वही केस है, ये इंटरसेक्शन वाले केस है। ठीक है, तो इन दोनों को एक जैसा मत समझें। दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पे अगर एक कर्व पे टेंजेंट खींची जाए और दूसरे कर्व पे भी उसी पॉइंट पे टेंजेंट खींची जाए तो दोनों सेम होंगी। इस केस में सेम नहीं होंगी, मतलब उनका डेरिवेटिव सेम होगा, इसमें डेरिवेटिव सेम नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, और तो इसको बोलते हैं टच करना, ये तो कट करके जा रहा है। तो अभी तुम्हें समझ आया होगा कि बिहेवियर कर्व का जैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करती हैं चीजें कि नंबर ऑफ रूट कैसे आएंगे। ऑल राइट, तो ये चीजें पता होनी चाहिए, अच्छा रहता है। कई बार क्वेश्चंस में इनसे रिलेटेड अप्रोच लगाई जाती है जिससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है अगर हमें ये चीजें पता हैं तो। क्लियर है? जैसे मैं इन दो कर्व को सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे पता है इस इक्वेशन का एक रूट x = 1 है लेट्स से, और वो x = 1 आई नो दैट कि ये वाला पॉइंट है, तो मैं एकदम से कह दूंगा कि कम से कम सिंगल रूट नहीं होगा, कम से कम 3 रिपीटेड रूट तो होंगे ही होंगे। अच्छा 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। तो जो x = 1 है वो उस पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, जब इन दोनों कर्व को सॉल्व किया गया है उसके 3 रूट x = 1 आएंगे ही आएंगे। मैं ऐसे बोल सकता हूं। इस केस में सिंगल ही आएगा। इस केस में जो पॉलिनोमियल आएगा उसमें लेट्स से इट इज x = 1, तो उसके कम से कम 2 रूट x = 1 आएंगे ही आएंगे। अच्छा कम से कम बोलने का क्या मतलब है? ऐसा भी हो सकता है 4 रूट आए, इवन नंबर ऑफ रिपीटेड रूट आएंगे। ठीक है, रिपीटेड रूट बोल रहा हूं मैं। ऑड नंबर में आप ये मत समझ लेना कि 1 भी आ सकता है, x = 1 सिर्फ एक रूट आ गया ऑड नंबर है ना, लेकिन मैंने क्या कहा? ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स। तो रिपीट तो हो ही नहीं रहा है अगर आप कह रहे हो कि x = 1 सिर्फ एक रूट है इसी पॉलिनोमियल का, तो कम से कम 3 तो आएंगे ही। ये चीज तो मैंने पहले टेंजेंट के केस में भी आपको दिखाई है। ऑल राइट, तो यहां तक तो चीजें क्लियर होंगी, तो इसको जल्दी से पॉज करो और नोट करो। ऑल राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइंडिंग द कंडीशन so that the line y = mx plus c, the line y = mx plus c touches the curve y = fx। अब ये जो कर्व है बच्चों, इसके लिए वैसे मैंने कोऑर्डिनेट्स में भी आपको बताया हुआ है, लेकिन वहां पे सभी 2 डिग्री कर्व होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है।
ठीक है, तो 2 डिग्री हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर ओवरऑल मैं बात कर लेता हूं, 2 डिग्री हो या ना हो, हर एक केस में हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें कंडीशन निकालनी चाहिए। जैसे वहां पे हम क्या करते थे कोऑर्डिनेट्स में कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को इस कर्व के साथ सॉल्व करते थे और डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट कर देते थे, वहां से कंडीशन आ जाती थी। लेकिन अब यहाँ पे तो जब आप लाइन को कर्व के साथ सॉल्व करोगे तो जरूरी थोड़ा ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, वो क्यूबिक भी हो सकती है, बाय क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, और भी ज्यादा डिग्री का एक पॉलिनोमियल आ सकता है। तो उस पे कैसे कमेंट करेंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए उससे बेटर वे अभी मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो बिल्कुल ध्यान रखें, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। ऑलराइट, तो मान लो आपको एक लाइन दी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और उसने कहा है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस कर्व को टच करे, उसके लिए आप कंडीशन जनरेट कीजिए। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि कभी भी ऐसा कुछ आए तो आप ऐसे करेंगे, यहां से स्टेप 1, ठीक है, assume a point on the curve, ठीक है, पैरामीट्रिक और एनी पॉइंट। ठीक है, पैरामीट्रिक और एनी पॉइंट मतलब जो कर्व है उसका या तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ले लो, वो लेट कर लो, या x1, y1 लेट कर लो। तो लेट्स से we assume x1, y1, मैं इसके लिए कर रहा हूं, ठीक है, जरूरी नहीं है आप पैरामीट्रिक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं ये भी अच्छा है, इस केस में ये भी बेटर है, ठीक है, ये भी ज्यादा अच्छा रहेगा लेना। तो मैंने कहा कि एक पॉइंट कर्व पे लेट करो, फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, यू नो वेरी वेल, देन सेटिस्फाई द पॉइंट इन द कर्व y1 इक्वल टू f ऑफ x1। अगर आपने ये पॉइंट लेट किया है तो आपको कर्व में इसको सेटिस्फाई भी कराना होगा। क्लियर, ये स्टेप 2 था। स्टेप 3 है बच्चों ऐसे कुछ, क्या करना चाहिए अब, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, नाउ राइट द इक्वेशन ऑफ वेरिएबल टेंजेंट। तो वेरिएबल टेंजेंट आएगी क्योंकि ये x1, y1 एक वेरिएबल है, ये कर्व पे कहीं पे भी हो सकता है, आप कांस्टेंट मान रहे हो तो कांस्टेंट मान लो, तो x1, y1 एक फिक्स पॉइंट है लेट से, तो उस पे टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। मतलब ये चीज कुछ ऐसे है कि मैंने मान लिया जो टेंजेंट है ना वो मुझे किस पॉइंट पे ड्रॉ करनी है, x1, y1 पे। तो सबसे पहला काम तो मैंने किया कि x1, y1 को इसमें पुट किया, फिर मैंने कहा कि राइट द इक्वेशन ऑफ वेरिएबल टेंजेंट। अब वेरिएबल बोलने का क्या मतलब है कि अगर मैं इसको ऐसे मान रहा हूं कि x1, y1 कहीं पे भी हो सकता है कर्व पे, ऑलराइट, वो तो कहीं पे भी हो सकता है ना कर्व पे, तो लाइन भी कहीं पे भी आ सकती है। लेकिन जब अगले स्टेप करूंगा तो चीजें थोड़ी सी सुधर जाएंगी। अभी फिलहाल के लिए मैंने राइट द इक्वेशन ऑफ वेरिएबल टेंजेंट, भाई पॉइंट तो पता ही है आपको, और स्लोप कैसे निकालोगे, f डैश x1, क्लियर है ना। ठीक है, राइट द इक्वेशन ऑफ वेरिएबल टेंजेंट, f डैश x1 dy बाई dx लिया है एट x1, तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ व्हाट, टेंजेंट। तो स्टेप 4 क्या बोल रहा है, नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद गिवन इक्वेशन, दैट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब क्या करें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ इसको कंपेयर करें। तो यहां पे थोड़ा दिखा देता हूं कि देखिए ये लाइन को पहले इसकी फॉर्म में लिख लो, फिर कंपेयर कर लेते हैं। मैंने बताया था दो लाइनों को अगर आपको कंपेयर करना हो तो किसी एक टर्म को सेम बना लो बिल्कुल। जैसे यहाँ पे y है तो मैं इसको भी ऐसे ही कुछ बनाने वाला हूं, कुछ ऐसे कि y इक्वल टू, उसी फॉर्म में लिख देता हूं जैसे कि नीचे लिखी हुई है, प्लस y1 माइनस
x1 f of x1 dash. ऑल राइट, क्लियर है, इसी फॉर्म में आ गया। अब इसको कंपेयर करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m आ गया बच्चों f डैश x1 और c आ गया y1 माइनस x1 f डैश x1। ठीक है, आ गया। अब क्या करेंगे, अब जस्ट एलिमिनेट द पैरामीटर्स। अब पैरामीटर कौन है, x1 y1 जो अननोन है, या यू कैन से, ठीक है। तो स्टेप 5 हो गया ये। नाउ ट्राई टू एलिमिनेट x1 and y1. Now try to eliminate x1 and y1, then you will get your what relation, मतलब condition. You will get condition for what, for so that this line is the tangent of this curve. All right, तो ये प्रोसीजर है। सबसे पहला x1 y1 लेट करेंगे, ठीक है। फिर सेकंड क्या है कि उसको कर्व में सेटिस्फाई कराओगे, एंड थर्ड वन इज लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे आप। फोर्थ वन इज कि कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, उस लाइन को कंपेयर किया, ये रिजल्ट आ गया। एंड फिफ्थ वन इज नाउ ट्राई टू एलिमिनेट x1 एंड y1, देन यू विल गेट द कंडीशन सो दैट द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टचेज दिस कर्व। ऑलराइट, तो अभी थोड़ा समझ आ गया होगा स्टेप्स कैसे मैं बोल रहा हूं। अभी क्वेश्चन के जरिए हम पूरा समझ लेंगे। क्लियर? देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड द कंडीशन सो दैट द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी touches the curve xy square is equal to 8। ठीक है, touches the curve xy square is equal to 8। ऑलराइट, ठीक है। तो कंडीशन फाइंड करनी है कि y इक्वल टू mx प्लस सी इस कर्व को टच करे, उसके लिए। तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में भी रहते हैं, फिर ऑप्शंस दिए जाएंगे, m और c में एक रिलेशन दिया जाएगा आपको। ऑलराइट, जैसे तुम्हें याद होगा सर्कल के लिए आता है c इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब c इक्वल टू आता है प्लस माइनस r रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ऑलराइट, इसी टाइप का कुछ चीजें आएंगी। तो यहाँ पे तो 8 है, यहाँ पे अगर कुछ अननोन होता तो इट वुड बी इन अ फॉर्म ऑफ दैट अननोन। ठीक है, जैसे जो मैंने अभी कंडीशन बोली वो इसके लिए होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसलिए उसमें आर आया है। ऑलराइट, तो ये तो हटा दिया मैंने। चलिए अब देखते हैं। तो स्टेप 1 बच्चों क्या था कि एज्यूम अ पॉइंट, ऑलराइट, x1 एंड y1। स्टेप 2 क्या है, पुट कर देंगे। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 लाइन की इक्वेशन लिखना। अच्छा, उससे पहले dy बाई dx निकालना पड़ेगा आपको। तो स्टेप 3 में ना वहां पे भी ऐड कर सकते हो dy बाई dx, वहां पे तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था f डैश x, लेकिन ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए आपको डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा। तो फाइंड dy बाई dx। ऑलराइट, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस x 2y y डैश इज इक्वल टू 0 एंड y डैश विल बी माइनस ऑफ y अपॉन 2x। यहां से मैंने कैलकुलेट किया है, y डैश विल बी क्या, देखो y से y जाएगा और माइनस ऑफ y अपॉन 2x। ऑलराइट, किस पॉइंट पे निकाल रहे हो, x1 और y1 पे, x1 y1, तो ये आ गया माइनस ऑफ y1 अपॉन 2x1। ये आ गया बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो नाउ राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दैट इज y माइनस y1 माइनस ऑफ y1 टू x1 और x माइनस x1। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। अब इसे मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है, एंड कंपेयर इट विद दिस लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस इक्वेशन को इसकी फॉर्म में मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं सबसे पहले।
तो मैंने कहा ऐसे कुछ जैसे वहां पे लिखा था हमने अभी इंटू एक्स। क्लियर। अब इसको अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो x1 कटेगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा प्लस y1 बाय 2 और एक y1 इधर आ जाएगा, ये भी प्लस y1। तो फाइनली माइनस y1 टू x1 इंटू एक्स प्लस 3 बाई 2 y1। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ कंपेयर इट विद y इक्वल टू mx प्लस c and m will be minus of y1 to x1 and c will be 3 by 2 y1। यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो y1 होगा वो होगा 2c by 3, y1 जो होगा 2c by 3 होगा। एंड ध्यान से देखना x1 यहां से निकाल लो y1 पुट करके, तो m इक्वल टू माइनस 2 by 3c टू x1, तो x1 इज नथिंग बट 2 से 2 कटा और ये आ गया माइनस सी बाय 3m। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन इट शुड बी x1, राइट। ये x1 आ गया, ये y1 आ गया। अब क्या करूं, अब क्या करूं, मुझे तो x1 और y1 में रिलेशन चाहिए। यहीं पे यूज होता है ये इक्वेशन, ठीक है, इसीलिए बार बार बोलता हूं कि इसको ध्यान रखें। तो अब इन दोनों को use equation obtained in step 2, equation obtained in step 2, that is x1 into y1 square is equal to 8। तो ये आ गया माइनस ऑफ c 3m एंड ये आ गया 4 by 9 c square एंड दिस इज 8। ऑल राइट, ये 4 है। क्लियर है। अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूं। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं कि c क्यूब, इस साइड में c क्यूब ले लिया, बाकी इधर ले जाऊंगा 4, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 54, बिल्कुल माइनस ऑफ 54m। ऑलराइट, ये आ गया बच्चों रिलेशन, c क्यूब शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ 54m। देख लेना कुछ कैलकुलेशन में कुछ ऊपर नीचे हो तो बात अलग है, अदरवाइज ये आना चाहिए आंसर, ठीक है। ऐसे ही किया जाता है, ऐसे कंडीशन फाइंड की जाती है, एक बिल्कुल सिंपल स्टेप के जरिए मैंने आपको सिखाया है। अभी अगले कुछ और क्वेश्चंस दिखाऊंगा, वो सभी सेम स्टेप्स पे दिखाऊंगा। ऑलराइट, चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए।